सभी को एक बार फिर से सुप्रभात। अब समय तो सुबह का नहीं है, लेकिन जब चूँकि हम लोग अपनी कक्षा शुरू करते हैं तो मॉर्निंग टाइम रहता है, तो सुप्रभात बोलने की आदत है। इससे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं। उसमें पहला चैप्टर जो था वो खुद ह्यूमन ज्योग्राफी का जो था इंट्रोडक्शन था, दूसरा पॉपुलेशन और तीसरा पॉपुलेशन कंपोजिशन था। वो एक यूनिट थी, वो खत्म होने के बाद मानव विकास, ये ह्यूमन ज्योग्राफी की सबसे आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये खुद हम ह्यूमन से ही जुड़ी हुई है मानव विकास कि मानव के रूप में हमने अभी तक इस पृथ्वी पर कितना विकास किया और क्या हम हर जगह पर उसी सही स्थिति से रह रहे हैं जैसे एक हर इंसान को रहना चाहिए। कहीं पर हमारे लिए कुछ कमी तो नहीं है या कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। एक किसी तबके के लिए या कहीं पर रहने वाले कोई एक देश है जो बहुत गरीब है, कोई देश बहुत अमीर है, इन सारी तुलनाओं के लिए जो है हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं वो है हमारा मानव विकास। और पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हम चाहे जितनी तरक्की कर लें, हम चंद्रमा पे चले जाएं, हम मंगल पे चले जाएं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर रहने वाले अगर कुछ इंसान भूखे रह जाते हैं, खाली पेट सो रहे हैं, और जबकि कुछ के पास इतने ज़्यादा संसाधन है कि वो चाहें तो खुद से लाखों करोड़ों को खिला सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंसान होने पर कह सकते हैं देशों के लिए, सरकारों के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो इस चैप्टर में हम उन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, मानव विकास का फैक्टर के मेन फैक्टर क्या हैं, कैसे विकास होता है, और उन सब सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव विकास में मानव का मतलब आप जानते हैं। दूसरा ये शब्द सबसे जादुई है जिसको हम बोलते हैं विकास या डेवलपमेंट। और जब भी आप डेवलपमेंट की चर्चा करते होंगे या कहीं भी होती होगी बात, तो एक बड़ी अजीब सी बात निकल के आती है। इकोनॉमिक्स के किसी आदमी से आप बात करेंगे तो कहेगा अरे नहीं, वो ज्योग्राफी का डेवलपमेंट दूसरा होता है, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट दूसरा होता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विकास की एक संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है, और वो हर जगह उसी तरीके से लागू होती है। तो सबसे पहले जो है हम लोग विकास के बारे में पढ़ेंगे, और विकास से ही मिलता जुलता एक शब्द है वृद्धि, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। और सबसे अच्छा तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, आप खुद उन चीज़ों को फील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, और दोनों टर्म कैसे हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यही शुरू करते हैं, आपका है वृद्धि और विकास। यहाँ पर आप लिखने का तरीका भी देख लीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम बोर्ड के स्टूडेंट हैं। 3 मार्क्स के जब आपके क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स में, कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है आपको, और कोई 2 फैक्टर आप उनके बीच का डिफरेंस आपको लिखना है। तो आप हमेशा बीच में एक लाइन खींचिए, वो दोनों फैक्टर अलग अलग डालिए, और कोई एक चीज़ उठाइए 1 2 3 करके, और तब उनके सारे फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट करके लिखिए। खैर, ये आपके राइटिंग स्टाइल को बताने के लिए मैंने इसको यहाँ पे पहले से ऐसे लिख लिया है। तो हम आते हैं वृद्धि और विकास पे, दोनों पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? सबसे पहले है आपका वृद्धि के बारे में। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक होने का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको आप नाप सके, मीज़र कर सके। जैसे आपकी इनकम, आपके फादर की इनकम कितनी है आप मेज़र कर सकते हो, वो बताएंगे 30,000 40,000 50,000। ये क्या है? ये मीज़रमेंट है। और जबकि डेवलपमेंट या जो विकास होता है वो होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक होना। गुणात्मक चीज़ें जो हैं आप उनको नापने की कोई स्केल नहीं होती। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर अच्छा लग रहा है हमको। कितना अच्छा लग रहा है? अब ये अच्छा लगने की कोई स्केल नहीं होती है, ये क्वालिटेटिव थिंग है, अच्छा लगना। तो ग्रोथ आपका क्या है? क्वांटिटेटिव है, जबकि विकास जो है वो आपका क्वालिटेटिव है। अब ग्रोथ से ही जुड़ा आपको एक टर्म बता दें, पिछले के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ हम टर्म क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन या तो बढ़ती है या डेथ होने की वजह से घटती है, लेकिन दोनों कंडीशन में आप पॉपुलेशन को मीज़र कर सकते हो कि कितनी बढ़ी या कितनी घटी। वहाँ पर हम डेवलपमेंट टर्म नहीं यूज़ करते। दूसरी चीज़, चूँकि ग्रोथ को हम मीज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। मतलब ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेवलपमेंट दरअसल किसी भी चीज़ में होने वाला क्वालिटेटिव चेंज होता है, किसी भी चीज़ में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो डेवलपमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके बीच का डिफरेंस, कि ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ।
किसी भी कंट्री की आप चाहे इकॉनमी ले लो, चाहे पॉपुलेशन ले लो, आप अपने घर में कोई चीज़ ले लो, फादर की इनकम ले लो या कुछ भी ले लो, तो ये पॉजिटिव भी, आपके मार्क्स ले लो, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इनके बीच का डिफरेंस है कि ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तीसरा डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस क्या है, ये दोनों इंटर रिलेट करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में इतना अंतर होने के बावजूद इनके बीच में रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं होगा। अब इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं कैसे। आप छोटे से बच्चे थे, जब 4-5 साल के रहे होंगे, आपको आपके स्कूल में लाया गया और सबसे पहले आपको प्रेप की जो भी क्लास LKG UKG वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए आपके मम्मी पापा या जो भी थे छोड़ के गए। ऐसा क्या था कि आपको वहाँ पर बैठाया गया, आपको ले आके क्लास 12 में नहीं बैठाया गया? कोई वजह होगी? या आप बहुत छोटे से थे तो उसी समय आपको साइकिल चलाने को नहीं दे दी गई बड़ी वाली? वो इसलिए क्योंकि उस समय आपकी इतनी ग्रोथ नहीं थी कि आप इतना बड़ा डेवलपमेंट अपना शो कर सकें। इसको हम और इसलिए बता रहे हैं कि जब आप छोटे बच्चे हैं तो आप धीरे धीरे, आप वो छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे से बड़े होने में आपकी बॉडी में क्वांटिटेटिव चेंज क्या आता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। आप छोटे थे 60 सेंटीमीटर के, बड़े हो गए 1.5 मीटर के, ये आपकी बॉडी में ग्रोथ है। आप पहले 30 किलो के थे, अब 60 किलो के हो गए, ये भी आपकी बॉडी में होने वाली ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें तो हुई आपकी बॉडी की ग्रोथ। अब डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट ये हुआ कि बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे आपका शरीर बड़ा हुआ, जैसे जैसे आपका दिमाग बढ़ता गया, आप ढेर सारी स्किल सीखते गए। समझ में आया? आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने, किसी ने किचन में काम करना सीख लिया, किसी ने कार चलाना सीख लिया, किसी ने खेलना सीख लिया, मोबाइल टेक्नो फ्रेंडली हो गए, आप कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीख लिए। तो ये सारे आपके मतलब आपके अंदर आने वाले ये क्वालिटेटिव चेंज हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट अलग है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ का होना ज़रूरी है। साइकिल चलाने के लिए आप छोटे से हैं तभी आप साइकिल नहीं चला सकते, तो पहले आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। ग्रोथ का इम्पैक्ट मतलब कि जब आपका ग्रोथ हुआ और उसका इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। अगर उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट नहीं है, तब वो हो जाएगा केवल नेगेटिव ग्रोथ। तो फर्ज कीजिए, इमेजिन करो, मान लो तुम और तुम्हारा एक छोटा भाई बहुत छोटे रहे होगे दोनों, तुम दोनों, और कुंभ के मेले में दोनों लोग बिछड़ गए। वो एक ऐसी सोसाइटी में चला गया जहाँ पर लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे और आप चले गए मेगा सिटी में। आप 18-20 साल बाद आप दोनों मिलते हैं, तो आप सोचें कि आप दोनों की बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल होगी, क्योंकि दोनों एक ही एज के हैं, बचपन में एक ही एज के थे, बड़े हुए 20 साल बाद मिलोगे तो एक ही एज के रहोगे। दोनों की लंबाई होगी, दोनों का शरीर बड़ा होगा, दोनों का दिमाग बड़ा होगा, वजन बड़ा होगा, तो ये दोनों की ग्रोथ तो सेम हुई, लेकिन ज़रा उनका इम्पैक्ट देखो, जो उनके अंदर चेंजेस आए हैं। जो किसी अच्छी मेगा सिटी में था उसने खूब पढ़ाई की, ढेर सारी स्किल सीखी, ये उसके अंदर ढेर सारे क्वालिटेटिव चेंज आ गए, और जो बेचारा रूरल सोसाइटी में या बहुत पिछड़ी जगह पर था वो उतनी चीज़ें नहीं सीख पाया। तो आप सोचो कि ग्रोथ दोनों की सेम हुई है, लेकिन इम्पैक्ट एक का पूरा पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे का पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये जो तीसरा डिफरेंस है, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है समझने की कि डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ होना जरूरी है, लेकिन हर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती। इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता दूं। पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ना तो अच्छा है हर चीज़ में, लेकिन आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या ये अच्छी बात है? ढेर सारी पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है, तो आप उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ना कि बोलते हैं आप पॉपुलेशन डेवलपमेंट। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है, समस्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के लिए रहने खाने की दिक्कत, तमाम समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इसीलिए वो ग्रोथ तो है, लेकिन उसका इम्पैक्ट चूँकि नेगेटिव आ रहा है, तो इस वजह से उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। मैंने आपको इंसान के टर्म में बताया, मैं आपको ज्योग्राफी के भी रिलेशन में कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए हम सिटी का एग्जांपल लेते हैं। आपके शहर में पिछले 10 सालों में ढेर सारी सड़कें बनी, तो जब सड़कें बनी तो सड़कें चौड़ी भी की गई और खूब ढेर सारे रिंग रोड बना, ढेर सारी सड़कें बनी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये ग्रोथ है,
क्योंकि सड़कें बनी तो आप उनको नाप सकते हैं कि पहले 5 मीटर चौड़ी थी, अब 12 मीटर चौड़ी हो गई। पहले केवल 10 किलोमीटर का रिंग रोड था, 25-50 किलोमीटर का रिंग रोड हो गया। तो ये क्या है, आपकी सिटी की ग्रोथ हो रही है कि ढेर सारी सड़कें बन रही हैं, ये ग्रोथ है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आप कहोगे कि सर सिटी का तो डेवलपमेंट भी हुआ, तो इसका डेवलपमेंट का इम्पैक्ट ये है कि सिटी में ट्रैफिक प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो रोड्स बढ़ने की वजह से जो क्वालिटेटिव चेंज आया वो क्या है कि सिटी से ट्रैफिक प्रॉब्लम का खत्म होना, तब हम इस चीज़ को कहेंगे कि सिटी का डेवलपमेंट हुआ है। तो सड़कें बनना जो है वो डेवलपमेंट नहीं है, सड़कों के बनने की वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम खत्म हो जाना ये डेवलपमेंट है। आप किसानों की तरफ चलो, पंजाब में किसानों एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, किसानों के पास खूब ढेर सारी चीज़ें आ गई, पैसा आ गया, ट्रैक्टर आ गया, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो उनका डेवलपमेंट ये नहीं है कि उनके पास ये चीज़ें आ गई, ये तो उनके पास ग्रोथ हुई, उनके पास पैसा बढ़ा, सामान आई, उनकी ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है, किसान अच्छी ज़िंदगी जीने लगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगे, कल को उसको कोई दिक्कत या बीमारी है तो अच्छे हॉस्पिटल में दिखा पा रहा है, ये उसकी लाइफ में आने वाला क्वालिटेटिव चेंज है। तो ये हो गया, आपको अब डिफरेंस मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो तीसरी चीज़ जो है यही है कि ग्रोथ इज मस्ट फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है, और विकास जो है वो इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ है। अगर ग्रोथ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, मतलब प्रभाव जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर वो पॉजिटिव है तो वो डेवलपमेंट होगा, अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर वो केवल ग्रोथ होकर रह जाएगा। तो आप अपने आसपास ऐसे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल खोज सकते हैं और बता सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है और कौन सी ऐसी ग्रोथ है जो डेवलपमेंट नहीं है। उसका मैंने एग्जाम्पल आपको एक पॉपुलेशन के रूप में दिया है। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो पार्ट है आप अपनी बुक में पढ़ोगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इससे पहले जब पूरी दुनिया में हम कुछ भी कर लें, हम चाहे जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लें, अगर किसी भी देश में हर किसी को ज़िंदगी जीने के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ढेर सारे गरीब हैं जो अभी फुटपाथों पे भूखे सो रहे हैं, तो उस कंट्री के डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं होता। तो इसको कैसे मीज़र किया जाए, तो पहले जो था वो सबसे एक मेथड यूज़ की जाती थी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जिसको आप लोगों ने खूब, अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे तो खूब पढ़ा होगा, पर कैपिटा इनकम के नाम से, प्रति व्यक्ति आय। उस समय एक बड़ा सरल सा तरीका सोचा जाता था कि किसी भी कंट्री की टोटल जीडीपी जितनी है उसके अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि उस कंट्री में मान लो 1 लाख लोग रह रहे हैं, तो 1 लाख लोग रहने के साथ वहाँ की पॉपुलेशन मान लो है, एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, मान लो इंडिया का ही ले लें, इमेजिन कर लो कि यहाँ की जो जीडीपी है वो 1 करोड़ है, और पॉपुलेशन मान लीजिए जो है वो हमारी कंट्री की 10 लाख है। अब जो पर कैपिटा इनकम निकलेगी वो आ गई 10 कुछ भी कर लो रुपीस पर पर्सन। ये आप एक समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री की क्या है, पर कैपिटा इनकम है। लेकिन क्या ये सही सीन दिखाता है? अब इसका भी एग्जांपल आप ले लो। किसी भी कंट्री में होता क्या है कि ढेर सारे बिजनेसमैन होते हैं। अब जैसे भारत में ही कहा जाता है कि अगर केवल टॉप 10 जो बिजनेसमैन हैं, अगर हम उनकी टोटल इनकम अलग कर दें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत गिर जाएगा। और ये चीज़ एग्जाम्पल समझने के लिए इस चीज़ को आप अपने क्लास लेवल पे समझ लो कि मान लो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और उन 40 बच्चों के पास जो है आपको सभी को 1000 रुपये जो है वो मिलता है, पर मंथ आपकी पॉकेट मनी मिलती है। तो पूरी क्लास का एवरेज जो हो जाएगा वो 40,000 अपॉन 40 आ जाएगा 1000। ये आपकी क्लास का एवरेज है। फर्ज कीजिए कि आपकी क्लास में अंबानी के पुत्र पढ़ने आ गए, जिनको अकेले हर महीने का 10 लाख रुपए मिलता है। फिर क्या होगा, इस 40,000 में 10 लाख और जुड़ जाएगा और अपॉन 41 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और रिजल्ट क्या आएगा, एक्चुअली सबके पास 1000 है, लेकिन यही दिखाएगा कि अरे सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा पैसे सबके पास नहीं हैं, केवल एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो सही सीन नहीं दिखाता। अब हमारे देश में अंबानी के पास 65,000, अगर उनके ग्रुप के पास 65,000 करोड़ की संपत्ति है तो उसकी वजह से एवरेज तो बहुत हाई चला जा रहा है,
लेकिन क्या वास्तव में जितनी इंडिया की पर कैपिटा इनकम है उतना सबके पास मनी है? तो इसी वजह से पर कैपिटा इनकम की कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सक्सेस नहीं हुई। 80s 90s के डिकेड में एक पाकिस्तानी कह सकते हैं समाज विज्ञानी थे, इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक, और उन्हीं के साथ दूसरे फेमस पर्सनालिटी जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा या सुना भी होगा, इकोनॉमिक्स की फील्ड में इनको नोबेल भी मिल चुका है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। स्पेशली महबूबुल हक ने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो आप टर्म पढ़ रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट दी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इससे मेजर किया जाना ठीक नहीं है केवल पर कैपिटा इनकम से। और इसके लिए उन्होंने कहा कि तब उन्होंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, उन्होंने जो बताया था कि डेवलपमेंट इज एनलार्जमेंट ऑफ पीपल्स चॉइस, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ढेर सारे ऑप्शंस पैदा करना, उनको ढेर सारे ऑप्शन मुहैया कराना जो है, यही डेवलपमेंट है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे है, तो इसको सिंपल सामान्य भाषा में समझें। एक इंग्लिश में कहावत है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, मतलब जो भिखारी है उसको चूज करने का कोई हक नहीं होता है। अगर कोई भी एक लड़की है, आइए आपकी बुक का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। कोई एक लड़की है, आपने उसको पढ़ने नहीं दिया, घर वालों ने बचपन में उसको बोल दिया कि तुमको बहुत पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, तुम केवल बस थोड़ा बहुत घर का काम सीखो, हम शादी कर देंगे, तुम अपना जाना अपने घर रहना। तो आप सोचिए कि आपने उसकी लाइफ में ऑप्शंस कितने कम कर दिए। वो लड़की कुछ नहीं कर सकती, उसकी ज़िंदगी में केवल एक ऑप्शन क्या बचा कि वो जाए और शादी हो जाएगी, जाए और अपने घर में, अपने ससुराल में अपने पति बच्चों यही सब सेवा करती रह जाए। पूरी लाइफ में उसकी अपनी सोच का कहीं कोई महत्व नहीं रह जाता। तो सीधी सी बात है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ना, ये पीपल्स चॉइसेस, ये लोगों के लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन का बढ़ना, ये डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मेजर है। मतलब हम अगर हर किसी के जीवन में उनको पढ़ा लिखा सकें, सारी सुख सुविधाएं इस तरह से दें कि वो अपना मनपसंद कैरियर चुन सकें, अपना मनपसंद काम कर सकें, तो यही मानव विकास की सबसे बड़ी अवधारणा है। मैं इस चीज़ को इस सेंस में समझिए कि हम सोसाइटी के हर तबके की बात कर रहे हैं। एक गरीब आदमी जो है, अगर उसके पास भी ढेर सारे ऑप्शन डेवलप हो रहे हैं, तो पहली बात वो गरीब रह ही नहीं जाएगा, वो मनपसंद नौकरी कर सकता है, अच्छे पैसे कमा सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने, और देखिए इस रेंज में, इनकी डिफिनीशन की रेंज में, एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक सब आ जाते हैं। दूसरी चीज उसमें बात हुई है मीनिंगफुल लाइफ की, मतलब इंसान जो है वो केवल बस जानवरों की तरह नहीं। देखिए हम इंसान ही एक ऐसे हैं जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी हमारी बॉडी के रेशियो में इतनी बड़ी है कि हम सोच सकते हैं, और जानवर जो हैं वो केवल बस अपने रिप्रोडक्शन और फूड, इन दो के बारे में ही सोचते हैं, और उसी में उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन हम इंसान जो हैं वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। हम ढेर सारे काम सीखते हैं, नेचर की हेल्प से हम ढेर सारे, कह सकते हैं आप, कल्चरल लैंडस्केप प्रिपेयर करते हैं, ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो हम इंसान अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकें, ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट, कि हर किसी की ज़िंदगी केवल बस ऐसे जानवरों की तरह न बीत जाए कि वो केवल बस किसी तरह से खाने पीने का जुगाड़ किए और ज़िंदगी जिए मर गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर किसी की ज़िंदगी का अपना मतलब हो। तीसरी कॉन्सेप्ट जो है वो दी थी प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए दिक्कत हो रही है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जो है वो इसी चीज़ को तीसरे अपने लास्ट टर्म में जो बोला वो है इंक्रीज इन फ्रीडम। व्यक्ति की आज़ादी में जितना आप कह सकते हैं बढ़ोतरी हो, वो उतना ही मानव विकास की तरफ बढ़ रहा है। एग्जाम्पल हम खुद देते हैं, इसके लिए भी आप एक एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए आप एक औरत हैं जो किसी सऊदी कंट्री में रह रहे हैं। सऊदी कंट्री में आपको पता है सबके बड़े बड़े तेल के कुएं हैं, सबके पास खूब पैसा है। तो मैं एक लाइफ आपको इमेजिन करने को कह रहा हूँ कि आपको एक घर में रहना है, एक वहाँ पर रहने वाली महिला के रूप में, जिसको सब चीज़ वहाँ पर मौजूद है। मतलब गाड़ियाँ ऐसी हैं कि उन पर सोना मढ़वाया गया है, अच्छा खाने पीने को है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आपको पता है वहाँ के शरीयत कानून, आप कपड़े नहीं पहन सकते अपने मन चाहे। आपको जब भी घर से बाहर निकलना है तो बुर्का पहन के ही निकलना है, अपनी बॉडी को कवर करके ही रखना है। आप मनचाही एजुकेशन नहीं ले सकते, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं चिल आउट या हैंग करने नहीं जा सकते, आप अपने मन की शादी नहीं कर सकते, आपको समाज में समान अधिकार नहीं दिया गया है। तो क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे?
उसी की जगह पर मैं आपको ये कहूँ कि आप नीदरलैंड जैसे छोटे से देश में हैं, आपको बचपन से ही पढ़ने की आज़ादी मिली है। वहाँ पर आपका कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं हुआ कि आप लड़का हैं या लड़की हैं। आप खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको जो करियर चुनना है चुनिए, आप अपने दोस्तों के साथ घूमिए टहलिए, मौज मस्ती कीजिए, खेलिए कूदिए, और आपको कहीं कोई रोक नहीं हो रही है। आप मनपसंद करियर चुन सकते हैं, मनपसंद जीवन साथी चुन सकते हैं। समाज में आपको कहीं भी किसी तरह की बाधा नहीं दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया है ये हर किसी को एक्सेप्टेबल होगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने इंक्रीज इन फ्रीडम के टर्म में बताया है, ह्यूमन डेवलपमेंट को, कि जो मानव विकास होता है वो होता है कि किसी भी मानव के जीवन में हम कितनी ज़्यादा आज़ादी की वृद्धि कर रहे हैं। तो ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई कि ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से आया, कैसे आया, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब आते हैं, ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग अक्सर एग्जाम में टर्म्स मिस करते हैं। ये है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और दूसरी है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इन दोनों के बीच का बेसिक अंतर समझ लीजिए। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं 4 पिलर्स पे खड़ी है। मतलब कि ये 4 चीज़ें इंश्योर करती हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। और अप्रोचेस हैं कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ें कैसे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, मतलब इसको लागू कैसे करें, ये चीज़ है अप्रोचेस। मतलब उसको देखने, अप्रोच करने का तरीका, पढ़ने और समझने का तरीका, ये है आपका अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। वैसे भी जब भी आपसे एग्जाम में बात किया जाएगा तो ये टर्म जरूर यूज होगा, या तो अप्रोच यूज होगा या 4 पिलर्स या पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यूज होगा। तो जब भी हम पिलर की बात करेंगे, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब हम बात कर रहे हैं कि उन 4 आधारभूत तत्वों की जिन पर यह कॉन्सेप्ट खड़ी हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट की। और जब हम अप्रोचेस पढ़ेंगे तो ये अप्रोचेस का मतलब ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम स्टडी या इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आप अपनी बुक में साथ लेके देखते रहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से पक्का कोई ना कोई एक 3 मार्क्स में या ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये अक्सर 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका 4 पिलर्स में इक्विटी। टर्म आपने सुना होगा, इक्विटी एंड इक्वालिटी। जो बच्चे पोल साइंस के हैं वो अपने टीचर से इसके बारे में बात करेंगे। खुद आपने यहाँ पर इक्वालिटी टर्म यूज नहीं की गई है, समानता यहाँ पर टर्म यूज किया गया है, समता। समता और समानता हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। बस ये जान लीजिए कि इक्विटी, समता का मतलब ये होता है कि पोल साइंस में वो एक टर्म था, भी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ टर्म। कुल मिला के जान लीजिए कि समता, समानता की जगह पर समता टर्म ये इस्तेमाल किया गया है कि सोसाइटी में सबको हमको बराबर करना है। और बराबर करने का मतलब ये नहीं होता, आपने छोटा सा कहीं हो सकता है अपनी पोल साइंस की बुक में या कहीं एक जोक देखा होगा कि एक टीचर जो है वो चेयर पे बैठा है और उसके सामने हाथी, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, मछली, ये सारे जानवर खड़े हैं और वो कह रहा है फॉर फेयर सिलेक्शन सब लोग इसी स्टार्ट लाइन से शुरू करेंगे और इस पेड़ पे चढ़ के दिखाएंगे। अब आप बताओ कि क्या ये फेयर सिलेक्शन का है मेथड? अब वो एक मछली है, ना तो वो पेड़ पे चढ़ सकती है, ना हाथी पेड़ पे चढ़ सकता है। बंदर और चिड़िया, इन दोनों के लिए वो काम सबसे आसान है और कुछ लोगों के लिए सबसे कठिन है। तो इसी चीज़ है कि वहाँ पर वो इक्वालिटी की तो बात कर रहा, समानता की, लेकिन ये वास्तविक समता या इक्विटी नहीं है, क्योंकि ये प्रतियोगिता जो है वो उन 4-5 अलग तरह के जानवरों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर हम इसको कैसे समझेंगे इक्विटी अपनी सोसाइटी में? अब अपनी सोसाइटी में इक्विटी कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि सोसाइटी में दिक्कत कहाँ पर है। आपने एक टर्म सुना होगा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। और हमारे यहाँ सोसाइटी में कितने भेदभाव हैं? आप ना हो तो एक लाइन से नोट करते चलिए कि जितने भी आप कर रहे हैं। सबसे पहले आता है रेस। रेस का मतलब होता है प्रजाति। अपने यहाँ रेशियल उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये अमेरिका में और बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा, जिनको हम लोग सुनते हैं ना गोरे काले का भेद, कलर्ड पीपल के लिए। तो दुनिया की 3 मेजर रेसेस हैं, उसमें आपका निग्राइड, मंगोलाइड और काकेशाइड आते हैं। काकेशाइड ने कह सकते हैं दुनिया पे डोमिनेंस किया, तो उन्होंने नीग्रो लोगों को सबसे ज़्यादा दबा के रखा। और नीग्रो का आपको काला इतिहास आप सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि आपने स्लेवरी के बारे में सुना होगा, दास प्रथा के बारे में। अमेरिका से इंसानों को, जो हमारी आपकी तरह इंसान थे, उनकी गलती इतनी थी कि बायोलॉजिकली वो काले थे।
जो कि वहाँ पे उनकी रेस ऐसी डेवलप हुई है तो इस वजह से उनका वो कलर होता था, तो उन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता था, उनका लेन देन किया जाता था। और उस व्यापार में जो भी उनका मालिक हो गया, उनको चाहे तो मारते मारते जान से मार डाले, किसी उनके मालिक पे कोई खतरा नहीं आता था, क्योंकि दासों को इंसान माना ही नहीं जाता था। तो उस दौर से लेके आज हम इस दौर में आए हैं कि हम सभी रेस के लोगों को समान निगाह से देखते हैं। आज की डेट में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन दुनिया से लगभग खत्म है। तो रेस हो गया, जेंडर, ये दुनिया में अभी भी होने वाला सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। और इस चीज़ के बारे में एक बड़ी मैं आपको खास बात बताऊं, ये मत सोचिएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन केवल अपने ही देश में है, ये डिस्क्रिमिनेशन दुनिया के हर देश में कई तरीके से रहा है। शुरू से ही क्या रहा कि नेचर ने अलग तरह की पावर दी है। ऐसा नहीं कि वुमेन्स कमज़ोर होती हैं, शायद दर्द सहने की क्षमता जितनी उनमें होती उतना हम पुरुषों में नहीं होती, लेकिन अब शुरू से ही क्या हुआ कि हमारे उनके काम बढ़ गए। उन्होंने घर संभालने का काम ले लिया, पुरुषों ने बाहर का काम ले लिया, तो कि थोड़ा सा फिजिकली वो इस सेंस में स्ट्रांग थे कि शिकार करना, भाग दौड़ करना, सारी चीज़ें। और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते कैसे डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो गई कि औरतों को फिर अब आप डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन कौन लेगा, तो मेल लेगा। और ये दुनिया की हर सोसाइटी में लागू हुआ, मतलब ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो इस्लामिक आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे क्रिश्चियन हिस्ट्री उठा के देख लो, या कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो, इंडियन हिस्ट्री उठा के देख लो, कहीं पर भी देखोगे तो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार जो है वो हर कहीं, मतलब हर जगह पर कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई हैं। और वो चीज़ आप आज भी देख रहे होंगे। आप अपने घर में भी देखो तो डिसीजन मेकिंग रोल में आपके जो घर में मेल होंगे, सदस्य होंगे, वो ज़्यादा मेन रोल में होंगे बजाय आपकी माता जी के। तो ये जो जेंडर है, ये घर से लेके आज के डेट में बाहर समाज तक महिलाओं ने बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन झेला है। लड़कियां हैं, थोड़ा सा ही बड़ी हो जाती है, शुरू हो जाता है तुमको ऐसे नहीं खेलना है, ऐसे नहीं रहना है, ये काम नहीं करना है, तुम बाहर नहीं जा सकती। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उसी डिस्क्रिमिनेशन का ही पार्ट हैं कि लड़के और लड़कियों को हम एक साथ, मतलब यहीं से ही आपकी अर्ली स्टेज से ही वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। तो रेस, जेंडर, कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन आपको पता ही, अभी इस पे बात करें तो हम घंटों बात कर सकते हैं कि कास्ट को लेके कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और ढेर सारा कई जातियां छूट थी, उनको प्रताड़ित करना, आप पढ़ नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो रेस, जेंडर, कास्ट, रीजन, जी हाँ, रीजन को भी लेके डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो इस सेंस में इस रीजन को लेके डिस्क्रिमिनेशन समझोगे, लेकिन रीजन को भी ले होता है। अपने रीजन के लोगों को सपोर्ट करना, जो दूर के रीजन का आदमी है उसको सपोर्ट न करना, या रीजनलिज्म एक टर्म ही जो है वो पॉलिटिक्स में या कह सकते हैं सोशियोलॉजी में यूज किया जाता है। तो कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो ये सोसाइटी के क्या हैं, डिस्क्रिमिनेशन या असमानताएं हैं। तो ये समता क्या बात करती है, इक्विटी में यही बात की जाती है कि ये सारे डिस्क्रिमिनेशन खत्म किए जाएं। आप एक सोसाइटी इमेजिन कीजिए जहां पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन न हो, कोई किसी ब्लैक रेस वाले को गाली न दे, समान रूप से रहें, जेंडर को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो कि लड़के को एक अलग ट्रीटमेंट, लड़की को एक अलग ट्रीटमेंट। और ये कड़वा सच है। आप सोचिए अभी भी हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कियाँ पैदा होती हैं तो लोग दिल पे एक बोझ ले लेते हैं, अरे भाई लड़की हुई है तो अब तो शादी करना पड़ेगा, सो मतलब एक तमाम वो चीज़ें लेके सोचते हैं। ये सोसाइटी के ही बनाए गए वो प्रेशर है। कास्ट को लेके कितना है, ये अच्छी चीज़ है कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और जो नया यूथ है वो इस तरह के बैरियर को सबसे कम मान रहा है। मैं अपनी कक्षाओं में देखता हूँ जब बच्चे कास्ट या रिलीजन की मैंने बात ही नहीं की यहाँ पे, ये भी सबसे बड़े डिस्क्रिमिनेशन में से एक है। लेकिन नए यूथ को देख के लगता है कितना पॉजिटिव कि बच्चे न कास्ट न रिलीजन इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन अगर हम अपनी सोसाइटी में ख़त्म कर ले जाएं, तब आप सोचिए कि जो इंसान को लेके अपने मन में एक बुराई रखता है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, और फिर सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। कम से कम इंसान के प्रति जो व्यवहार है, खराब व्यवहार, वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो सबसे पहला बेसिक कह सकते हैं कि पिलर है वो है इक्विटी या समता। और हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो मानव विकास इसी सेंस में तो होगा
जब इंसान ही इंसान का सम्मान नहीं कर रहा है तो हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसीलिए इक्विटी आपका आता है सबसे पहला 4 पिलर्स में। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने खूब कॉन्सेप्ट पढ़ रखी होगी कि हम अपने रिसोर्सेज के यूज़ का ऐसा प्लान करें कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उनको यूज़ कर सकें। इसी चीज़ को हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। और अब सस्टेनेबिलिटी का एक एग्जांपल बता दें कि फ्यूचर में हो सकता है कि जो आपकी जनरेशन आए तो आप उनके लिए 4000 सीसी की कोई एक पावरफुल गाड़ी छोड़ के तो जाएं, लेकिन जब वो जनरेशन आए तो उस गाड़ी में डालने के लिए उसके पास पेट्रोल ही ना हो, क्योंकि पेट्रोल तो आज की डेट में आपने एग्जॉस्ट कर लिया है, तो क्या वो आपको दुआएं देगा? सीधी सी बात है, हमें गालियाँ ही मिलेंगी कि हमने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं छोड़ा। आज के हमारे 100 साल पहले की जो जनरेशन थी वो हमसे ज़्यादा साफ़ हवा में सांस ले रहे थे, हमसे ज़्यादा साफ़ पानी पी रहे थे, हमसे ज़्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में माहौल में रह रहे थे। लेकिन बदलते समय के साथ जैसे जैसे हम नेचर को एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप कह सकते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कर रहे हैं, पॉसिबिलिज्म, तो उस वजह से क्या है कि हम नेचर को लगातार नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। 1973 में आपने 11th में शायद पढ़ा, डेविस मेडोज की बुक थी लिमिट्स टू ग्रोथ, वहीं से कॉन्सेप्ट आई सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबल जो है टर्म आया था 1989 में ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में। तो वहाँ पर यही बात शुरू की गई कि हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम ऐसा लिमिटेड यूज़ करें, प्लांट यूज़ करें कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उनका इस्तेमाल कर सकें, और जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसको बचा के रखें। ये चीज़ किस में आती है? सस्टेनेबिलिटी में आती है। मतलब आने वाली जनरेशन इसको अच्छे से यूज़ कर सके, तभी हमारा मानव विकास जो है वो, क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात केवल अगले 10-20 साल के लिए तो कर नहीं रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि 20 साल बाद इंसान जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये भी हज़ारों साल तक हमको रहना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप सोचो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, एक बीमारी की वजह से हम केवल 1 महीने घर में रह गए, सारी नदियाँ साफ़ हो गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप किसी भी शहर का अपने मोबाइल में गूगल पे सर्च कर लो, दिल्ली का 550 होता था वो 30-40 आ गया। नदियों के वीडियो आ रहा है, नदियाँ एकदम साफ़ हो गई, यमुना साफ़ हो गई, गंगा साफ़ हो गई, और भी जितने पॉल्यूशन कम हो गया, ओजोन होल का जो डिप्लीशन है वो कम हो गया, लगभग खत्म होने की कगार पे है। तो आप देखोगे तो ये मतलब एक छोटी सी चीज़ नेचर ने अपना ट्रेलर दिखाया और सारी चीज़ें रीसेट मोड पे आ गई। खैर, तीसरी चीज़ है प्रोडक्टिविटी। ये टर्म जो है एक लड़के ने मुझसे भी लाइव सेशन में पूछा था पिछले, अभी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी जो है वो हर व्यक्ति की उत्पादकता से जुड़ी हुई है। मतलब किसी भी देश में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इस सेंस में आप सोचिए कि क्या सरकार आपको केवल बैठा के खिलाए तो क्या ये सही में ये ह्यूमन डेवलपमेंट है? किसी भी कंट्री में मान लीजिए ढेर, हमारे ही देश का एग्जांपल लीजिए, ढेर सारी पॉपुलेशन को हम केवल बैठा के खिलाएं, सस्ते में उनको दे दे कि चलो तुमको फ्री में सिलेंडर दे दिया, हमने तुमको फ्री में खाना दे दिया, सस्ते अनाज दे दिए, तो क्या ये उनका डेवलपमेंट हो गया? ये तो हम उनको मुफ्तखोरी सिखा रहे हैं ना। अगर उसकी जगह पर हम उनको कोई जॉब दें कि लीजिए आप ये नौकरी कीजिए, इस नौकरी करने से आप जो पैसे कमाएंगे उस पैसे कमाने से आप अपना घर चलाइएगा, और जब आप पैसे कमाने लगेंगे तो क्या होगा, आप फ्यूचर में टैक्स पेयर भी हो जाएंगे, अच्छी सैलरी पाएंगे, और टैक्स पेयर हो जाएंगे तो मतलब एक अच्छी सैलरी पाने वाला आदमी केवल अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करता, वो नेशन के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। वो नेशन को भी इनकम टैक्स देगा और भी सारी चीज़ें देगा, जिसकी वजह से नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। तो किसी भी कंट्री में अपनी जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ पे है, प्रोडक्टिविटी का सेंस यहाँ पर इस चीज़ से है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करना, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स। मतलब हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस पॉपुलेशन जो हमारी बहुत ज़्यादा है, इसका एक ही पॉजिटिव यूज़ अगर आप देखेंगे कि बढ़ी हुई पॉपुलेशन का भी अगर कोई पॉजिटिव यूज़ हो सकता है तो क्या हो सकता है, हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट करें। एंड ह्यूमन रिसोर्स इज़ द बेस्ट रिसोर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जितने आप जहाज और ये सारी चीज़ें, मोबाइल और लैपटॉप देख रहे हैं, ये ज़मीन के अंदर से अचानक नहीं निकल रहा है, इन सभी को इंसानी दिमाग ने बनाया है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स से बेहतर और कोई रिसोर्स नहीं हो सकता। और उस रिसोर्स को डेवलप करने की कॉन्सेप्ट किस में है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत?
प्रोडक्टिविटी में, कि हम हर इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर हर कोई कमाएगा तो हर किसी के पास पैसे होंगे और हर कोई अपना लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा बना पाएगा। एंड द लास्ट वन इज एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण बेटा रिलेट करता है इस वाले सेक्शन से, जो अभी हमने बात की थी डिस्क्रिमिनेशन की। यहाँ पर इतने तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, तो डिस्क्रिमिनेशन का जो शिकार होता है, जैसे रेस में मैंने आपको बताया कि काली नस्ल के लोग, जेंडर में महिलाएं, रिलीजन में जो भी आपके अल्पसंख्यक समुदाय हैं, माइनॉरिटीज़ हैं वो, कास्ट में जो लोअर कास्ट के लोग हैं, रीजन में जो पिछड़े इलाकों के लोग हैं, तो ये लोग किसी न किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं। तो ऐसे लोगों को, इनको हम मार्जिनल पीपल बोलते हैं। हाशियाकरण, आपने अगर मार्जिनलाइजेशन पढ़ा हो तो वहाँ पर ये टर्म आपने सुना होगा। तो उन लोगों का एम्पावरमेंट करना, जैसे एक 100 मीटर की रेस दौड़नी है, आप बहुत अच्छे फिजिकली फिट स्ट्रांग हैं और आपके साथ वाला जो है उस बेचारे को दौड़ना नहीं आता, वो मान लीजिए उसके पैर में चोट है, तो ये नहीं कर सकते कि हम दोनों जो है वो 100 मीटर के पॉइंट से शुरू करें, क्योंकि अगर अर्ली पॉइंट से शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है जो लंगड़ा रहा है वो आपके बराबर नहीं दौड़ सकता, हारना तय है। लेकिन हम उसको पहले से ही 30 या 40 मीटर पे खड़ा रखें और वहाँ से हम दोनों की दौड़ शुरू करें, हम 0 से शुरू करें, वो 40 मीटर से शुरू करें, तो शायद 100 मीटर के मार्ग पर दोनों हम बराबर पहुँच सकेंगे। तो सोसाइटी में जो है वो जो भी मार्जिनलाइज पीपल हैं, सीधी सी बात है, आप 12th में आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप किसी अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपने अच्छा खासा नॉलेज बचपन से लिया है। पक्का है कि आपकी फैमिली किसी शहर में रह रही है, आपके मम्मी पापा अच्छा कमा रहे हैं, और जब किसी डिग्री कॉलेज का कोई एंट्रेंस दे रहे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हो, अब किसी ट्राइबल एरिया का पढ़ा लड़का है तो किसी भी तरह से आपके बराबर नहीं खड़ा हो सकता। इवन ट्राइबल एरिया के बच्चे को हो सकता है पेपर ही न पूरा पढ़ना है, तो ऐसे बच्चे को एम्पावरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को हम मौका देते हैं। ये जो रिजर्वेशन है जिसको लेके इतने इशू होते हैं, सारी चीज़ें ये यहीं से जस्टिफाइड किया जाता है। हमारा संविधान और दुनिया भर के भी जो भी देश है संविधान है, वो एम्पावरमेंट के ही सेक्शन से वो जस्टिफाई करते हैं रिजर्वेशन को, कि जो भी मार्जिनलाइज लोग हैं वो किसी भी तरह के शिकार हों। देखिए महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है, कास्ट बेस्ड है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, हर तरह के लोगों को एम्पावर करने के लिए काम किया जाता है। तो ये हो गए आपके 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। खूब अच्छे से आपको समझ में आ गया, और आप बुक लेके इसको पढ़िएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप उसको नोट कीजिएगा। जो भी नेक्स्ट सेशन मेरा होना होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। यूट्यूब पे भी आप लाइक कर लो, मेरे ख्याल से लाइक या सब्सक्राइब जो भी कर लो। सब्सक्राइब करने से जब भी मैं शेड्यूल करूँगा तो आपको मिल जाएगा कि मैं इस पर नेक्स्ट सेशन लाइव कब लेने वाला हूँ। आप उसी समय आ जाना, तो आप अपने क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको फिर से उनके जवाब दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 अप्रोचेस हैं, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को हमको कैसे पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक अप्रोच है, याद होगा जो शुरू में मैंने बताया था कि सबसे शुरुआती दौर में ह्यूमन डेवलपमेंट को सबसे सिंपल तरीके से पढ़ा जाता था, वो था इनकम अप्रोच या आय उपागम। इनकम अप्रोच बहुत सिंपल थी, जिसमें ये था कि हम हर किसी की प्रोडक्टिविटी क्या मतलब हमको बस पर कैपिटा इनकम निकालना है। किसी भी कंट्री की हमने जीडीपी ले ली अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर दिया, जितना आया पर कैपिटा इनकम। मतलब ये अप्रोच ये कहती है कि अगर कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये बात सही है? मान लीजिए हमारे देश में ले लीजिए, जीडीपी तो हमारी दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ में से एक है, लेकिन क्या हमारे देश में हर किसी को खाना मिलता है? इतने टॉप क्लास जीडीपी, 3rd रैंकिंग हमारी परचेजिंग पावर में, इसके बावजूद हमारे यहाँ लगभग 30 से 40 करोड़ लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं या उससे नीचे हैं। तो इसीलिए ये पहला हो गया आय उपागम। दूसरा है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच या कल्याणपरक उपागम, इसके तहत बात की जाती है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। ये एक्चुअली ये जो अप्रोच है वो हैव नॉट कैटेगरी, आपने सुना होगा सोसाइटी में, वो कैटेगरी जो खुद से अपने लिए अपने जीवन जीने के संसाधन नहीं जुटा सकते, ये ऐसे लोगों की बात करती। मतलब अभी जो मैंने टर्म यूज़ किया था बिलो पॉवर्टी लाइन, आपने सुना होगा कि देखा होगा अपने आसपास
जैसे कई लोगों का बिलो BPL कार्ड अब तो अंत्योदय कार्ड के नाम से बन रहा है। जिनके पास ये कार्ड होता है तो वो एक मान के चलती है सरकार कि अपने लिए ज़रूरी संसाधन नहीं इकट्ठा कर सकते, तो उनको वो कार्ड मिलता है। उस कार्ड के बेस पे हर महीने उनको जो उनका राशन होता है वो मार्केट रेट से बहुत सस्ते, मार्केट रेट में पता चला कि 40 रुपये किलो चावल है, वहाँ पर उनको 2 रुपये किलो मिलेगा। गेहूं उनको सस्ता मिलेगा, दाल सस्ती मिलेगी, फ्यूल सस्ता मिलेगा। तो इस तरह से ये वही वेलफेयर अप्रोच है। मतलब इस अप्रोच के तहत ये बात की जाती है कि सोसाइटी की जो हैव नॉट कैटेगरी है, जो वो गरीब लोग हैं जो अपने लिए खुद संसाधन का संसाधन नहीं बना सकते, उनके लिए सरकार को वेलफेयर करना चाहिए। अब इसका नेगेटिव पार्ट क्या है? किसी भी देश में जहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो कंट्री की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों के लिए खर्च होगा। वो पैसा जो सरकार किसी डेवलपमेंट स्कीम में लगा सकती है, हॉस्पिटल बनाने में लगा सकती है, स्कूल्स बनाने में लगा सकती है और सारे काम में, उसकी जगह पर हम कहाँ पर लगा रहे हैं? सब्सिडी देने में। क्योंकि ये वो चीज़ है इसका आपको कोई आउटपुट नहीं मिलना है। आप किसी को बैठा के खिला रहे हो तो इससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन कल को आप एक हॉस्पिटल खोलोगे तो ढेर सारे मरीजों का इलाज होगा, आपका मेडिकल रैंकिंग ऊपर आएगा। खैर, उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसने ये बेसिक नीड्स अप्रोच, आधारभूत आवश्यकता उपागम की बात की गई है। इसमें भी दुनिया के सबसे कह सकते हैं जो नीचे के लोग, लेबर क्लास के लोग हैं, इस अप्रोच में ये बात की गई है कि दुनिया भर में ठीक है, कोई चाहे जितना कमा ले, कोई चाहे जितनी अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन ज़िंदगी जीने का एक लीस्ट स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि कोई इतना अमीर हो जाए कि अपना प्राइवेट जेट लेके चले और कोई इतना गरीब रहे कि उसको अगर अपने घर जाना हो तो बेचारा 40-50 किलोमीटर पैदल चले। आप अभी देख रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में भी, हालांकि ऐसा नहीं, सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन तब भी मजबूरन लोग 1400-1500 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। तो वहाँ पर वो 6 बेसिक नीड्स की बात की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। आप अपनी बुक में देखना, वो 6 बेसिक चीज़ें हैं कि ये सबके पास होनी चाहिए। उनमें है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई। अब आप कहोगे कि सर ये वाटर सप्लाई, ये वाटर सप्लाई बात करती है साफ पानी की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपसे बताऊं कि पानी को कोई भी वाटर प्यूरिफायर कंपनी बनाती नहीं है। पानी जब से हमारी अर्थ बनी, एक ही बार में जितना पानी हमारी पृथ्वी पर बना तब से लेकर आज तक ना ही एक बूंद बढ़ा है और ना ही एक बूंद घटा है। तो वो सारा जो पानी है, उसके बावजूद आज की डेट में हम ही ने उसको पॉल्यूट किया है। तो ये जितनी प्यूरिफायर कंपनीज हैं, नेचुरल रिसोर्स जिसको वो बनाती नहीं है, केवल प्यूरिफाई करने का आपसे पैसा लेती हैं। नेचुरल रिसोर्स है वाटर, और आप बाहर कहीं निकलते हो तो उसको 20 रुपये लीटर खरीदते हो। घर में रहते हो तो भी आपको मशीन लगवानी पड़ती है, फिर हर 2 साल 3 साल को उस पर 3000-4000 का कैंडल सर्विस रिपेयरिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। क्यों? एक नेचुरल रिसोर्स के भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं इस वजह से कि हमारी एक्टिविटी से ही हमने उसको पॉल्यूट कर दिया है। और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कहाँ से, वो जो अपने खाने का पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, वो कहाँ से साफ पानी लाएं। तो इसीलिए ये भी किया गया है कि सरकारों को इसका भी इंतजाम, हेल्थ का, एजुकेशन का, फूड का, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, साफ सफाई, क्योंकि दुनिया में तमाम बीमारियां, संक्रामक बीमारियां इसी साफ सफाई की वजह से होती हैं। और सबसे लास्ट में शेल्टर या हाउसिंग, मतलब हर किसी के लिए घर। तो ये 6 बेसिक नीड्स हैं कि दुनिया में लोग अपनी कमाई से चाहे जितने अमीर हो जाएं, लेकिन समाज को, सरकारों को, सभी को मिल के एटलीस्ट इतना हर किसी इंसान के लिए एक लीस्ट स्टैंडर्ड जरूर बनाना चाहिए। और सबसे लास्ट में है आपका कैपेबिलिटी अप्रोच। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने ही दिया था सबसे लास्ट में। इसमें यह है कि हर किसी की कैपेबिलिटी को डेवलप करना, सोसाइटी के हर हिस्से में हर किसी को जब हम कैपेबल बनाएंगे, आप गरीब हो, हमने आपको काम दिया, आप कल को पैसे कमाने लगे तो फिर आप गरीब नहीं रह जाओगे। तो ये चीज़ है कैपेबिलिटी का, कि सोसाइटी में हर किसी के लिए कैपेबिलिटी डेवलप करना। इसको आप एक सेंस में समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी देश में ढेर सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो वो उनकी कैपेबिलिटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनको ढेर सारी जॉब्स देके। तो हम जितनी जॉब देंगे उतनी ज़्यादा उनके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी डेवलप होगी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना। इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट अलग से बनाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत लंबी क्लास हो गई, और जो मैंने आपको कहा है कि इस पर मैं एक सेशन लूँगा, हो सकता है सेकंड पार्ट में अभी बना के बाद में ही मतलब तुरंत अपलोड कर दूँ,
और उसके बाद हम लोग इस पर एक डिस्कशन का सेशन करेंगे। मैं लाइव रहूँगा और आप अपने क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। अब नोटिफिकेशन के लिए भाई आप कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर लो या लाइक करो, तो सब्सक्राइब करने से शायद आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो फिर थैंक यू।